कनिका की शादी मयंक से होती है। मयंक एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है और कनिका ने उससे सिर्फ उसके पैसों के लिए ही शादी की होती है। सुहाग रात के समय, बेबी आज तो हम इतने लंबे इंतजार की कसर सारी पूरी कर देंगे। कम ऑन बेबी, आज कुछ तूफानी करते हैं। मयंक, बेबी मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, वॉमिटिंग टाइप। अब तो हर रात हमारी है, तो आज सुहागरात मनाने की जगह क्यों ना हम कल मनाएं? प्लीज हबी, माय जान। ओके जाने मन, इतना कंट्रोल किया है, 24 घंटे और कर लूंगा। कनिका हॉल एरिया में आकर लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, बेवकूफ, घन चक्कर कहीं का। इससे तो मैं बस जल्दी से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लूं, फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। मुझे इस बंदर मयंक से वास्ता रखना है तो सिर्फ पैसों तक का। जब कनिका ये कहती है तब अचानक से कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और हवाएं तेज चलने लगती है और सारी चीजें यहाँ से वहाँ गिरने पड़ने लगती है। कनिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो तभी होता है जब किसी भूत की एंट्री होने वाली हो। फालतू जलाल तू आई बला को डाल तू। मम्मी, ये आवाज ये कहाँ से आ रही है? तभी कनिका की स्वर्गवासी सास सासू माँ, मेरी सास भूत है। मेरी प्यारी कनिका बहुरिया, तेरी ये मरी हुई सास एक भूत है और मैं इसी फोटो में रहती हूँ। क्यूरी करम जली कल मुही, इंसानों की डायन मेरे भोले भाले बेटे को लूटने आई है, चोरनी कहीं की। नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। बहुरिया, अपनी सास को उल्टा मत समझ। मैंने हजारों को उल्लू बनाया है, फिर मरी हूँ। अब तुझे जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा और मेरे ही इशारों पर नाचना होगा, वरना तेरी ये भूतिया सास तेरा वो हश्र करेगी जो तू अपने 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगी। ठीक है सासू माँ, आई एम सो सॉरी। कनिका बुरी तरह से फंस जाती है। जो काम वो करने आई थी उस पे तो अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी भूतिया सास ने बैन लगा दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस घर में रहते हुए तो मैं मयंक को अपना चोरू का गुलाम बना ही नहीं पाऊंगी। मेरी भूतिया सास तो बस किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह मुझ पर नजर रखे हुई है। यामिनी कनिका से बहुत सारा काम करवाती है और उसे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने नहीं देती। सासू माँ, मेरी कमर की पूरी बैंड बज चुकी है। सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। प्लीज थोड़ी देर आराम करने दो ना, कुछ खाने दो ना। जूते और गालियाँ खाएगी तू? चुपचाप मैं जो कह रही हूँ वो कर, वरना चल अब मुझे एंटरटेन कर। किसी ढिंचैक से गाने पर ढिंचैक सा डांस करके दिखा। क्या डांस? लेकिन मुझे तो डांस नहीं आता। फिर भी तुझे करना होगा, और वो भी कांटों पर। यामिनी कनिका को नुकीले कांटों पर नाचने को कहती है। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, तब तक खून में रवानी। मुझे होश में ना आने दो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। अरे वाह, तू तो एकदम आइटम पीस निकली, कमाल। मेरे पैर गए। इस तरह यामिनी कनिका को बहुत तंग करती है, उसे रात भर सोने नहीं देती। जो भी मयंक उसे देता उसे फेंकने को कहती। फिर एक दिन तंग आकर कनिका यामिनी के फोटोग्राफ को जलाने का फैसला करती है। भूतिया बुढ़िया अभी सो रही है, अभी इसकी फोटोग्राफ को जला देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी।
कनिका हल्के और शांत कदमों से फोटोग्राफ की ओर बढ़ती है और वो फोटोग्राफ जलाने जा ही रही होती है कि तभी उसकी साड़ी को आग लग जाती है। हाँ, मेरी साड़ी। मयंक, क्यों री बाहुरिया, तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझे खत्म कर देगी? अरे ये भूतिया सास अपने बेटे के साथ हमेशा रहेगी और उसे हर एक बुरी नजर से बचाएगी। यामिनी कनिका को हमेशा हमेशा के लिए एक पत्थर बना देती है और कुछ महीनों बाद मयंक एक सुशील और नेक औरत के साथ शादी कर लेता है, जिससे यामिनी बहुत खुश होती है। जीना और मीना दो बहनें थीं। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। दोनों में फर्क केवल ये था कि जहाँ जीना बहुत ज्यादा गोरी थी तो वहीं मीना काली, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती। अगर तकलीफ एक को होती तो दर्द दूजे को। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते मीना को चोट लग जाती है। माँ, मीना कब ठीक होगी? देखो ना उसको कितनी चोट आई है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी बेटी, तू चिंता ना कर। कैसे चिंता ना करूं मैं? मुझे तकलीफ हो रही है उसकी तकलीफ देखकर। फिर जीना मीना की चोट ठीक होने तक उसकी खूब सेवा करती है। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहती हैं। ऐसे ही एक बार दिवाली का त्योहार आता है और मोहन को बोनस मिलता है। क्यों ना मैं इन पैसों से अपनी बच्चियों के लिए कोई गिफ्ट ले लूं। फिर मोहन दोनों बेटियों के लिए चांदी के लॉकेट वाली चेन ले लेता है जिसमें मीना और जीना की तस्वीर होती है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, और इसमें तो हम दोनों बहनों की तस्वीर भी है। मीना, एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की तस्वीर वाला लॉकेट पहन लेते हैं। अगर कहीं गायब हो गए तो निशानी रहेगी। धत, ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? ये ले, पहन ले। फिर दोनों बहनें गले लग जाती हैं। वही मोहन और रागिनी दोनों बेटियों का प्यार देखकर बहुत खुश रहते हैं। भगवान करे मेरी दोनों बेटियां हमेशा इसी तरह साथ रहें। हाँ, सही कह रही हो रागिनी, ये दोनों तो एक दूसरे की ढाल हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और अचानक से एक दिन गांव में जोर की बारिश होने लगती है। अरे, ये बिन मौसम बरसात कैसी? पता नहीं भाग्यवान, ये बहुत ही भयानक वर्षा लग रही है। पहले ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। वहीं बारिश दिन रात बढ़ती ही जाती है, जिस कारण गांव में बहुत ही तेज बाढ़ आ जाती है और लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। बहुत से लोग तो बाढ़ में बह भी जाते हैं। वहीं मोहन भी अपने परिवार के साथ बाढ़ से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाढ़ के बहाव तेज होने के कारण सभी एक दूसरे से बिछड़ते जाते हैं और इस हादसे में जीना बाढ़ में बह जाती है और मोहन की मृत्यु हो जाती है, जिसका रागिनी को गहरा सदमा लगता है और वो अपना दिमागी संतुलन खो देती है। वहीं अब अकेले मीना अपनी मां को संभालने में लग जाती है और दूसरी तरफ जीना पानी में बहकर नदी में पहुंच जाती है, जहां वो मछुआरों के झुंड को मिल जाती है और वो उसे अपने सेठ के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जिसके बाद सेठ जीना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और उसका इलाज भी करवाता है और उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण वो जीना को गोद भी ले लेते हैं। वहीं हादसे के कारण जीना सब कुछ भूल चुकी होती है, जिस कारण वो उसका नाम सलू रखते हैं और बहुत ही नाजों से सलू का पालन पोषण करते हैं। ऐसे ही दोनों बहनें अलग अलग पलती हैं। जहां मीना स्वभाव की अच्छी होती है, वहीं जीना को बड़ी होकर उसकी खूबसूरती का घमंड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीना की मां की हालत में कोई भी सुधार नहीं रहा, जिस कारण मीना उन्हें शहर ले आती है। अब मुझे कोई काम तो ढूंढना होगा, वरना माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे मिलेंगे? फिर मीना शहर में काम ढूंढने जाती है और किस्मत से उसे जीना के घर में ही काम मिल जाता है। लेकिन जीना मीना के काले रंग से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे पिछली बातें बिल्कुल भी याद नहीं थीं और जीना मीना के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती है। मेम साहब, ये लीजिए आपकी कॉफी।
ये कॉफी भी तुम्हारी तरह काली ही है। अब से सुबह सुबह अपने कूड़े जैसी शक्ल मत दिखाना, दिमाग हैंग हो जाता है मेरा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन जीना मीना की खूब बेइज्जती करती है और शहर में कोई दूसरा काम न मिलने के डर से मीना वही काम करती रहती है। वहीं उसकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जा रही थी। आपकी माँ की हालत दिन पर दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब तो उन्हें एक ही चीज बचा सकती है, जिस बात का उन्हें सदमा लगा है, अगर वो चीज इनके सामने आ जाए तो शायद इनका दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है। वहीं मीना को जीना की याद आती है, लेकिन वो परेशान होती है कि वो जीना को कहां ढूंढे। उसे तो ये भी नहीं पता कि जीना जिंदा है भी या नहीं। वहीं एक दिन मीना जीना के घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी जीना मीना के काले रंग का मजाक उड़ाते हुए जा रही होती है और गीले फर्श पर उसकी नजर नहीं पड़ती, जिस पर वो फिसल जाती है और गिर जाती है और उसके बाद उसको माथे पे चोट भी लगती है। तभी जीना के गले का लॉकेट भी खुल जाता है और मीना उस लॉकेट में अपनी फोटो देख लेती है। जीना, तुम जीना हो, मेरी बहन। तभी चोट के कारण जीना की भी याददाश्त वापस आ जाती है। मीना, मुझे सब याद आ गया बहन। सॉरी, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। इसके बाद मीना जीना को रागिनी के पास ले जाती है और जीना को देखकर रागिनी की भी तबीयत धीरे धीरे सही होने लगती है, जिसके बाद सभी जीना के साथ उस सेठ के घर में ही रहने लगते हैं और दोनों काली गोरी बहनों का प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है।